स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा रुक कर रहे इस वक्त राजधानी भोपाल का, जहां राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन कार्यक्रम है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रिटायर्ड शिक्षकों का सम्मान, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधा राजधानी भोपाल से। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं कार्यक्रम में। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी यहां मौजूद हैं। मंच की तस्वीरें यहाँ प्रदर्शनी का भी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल में शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री इस वक्त वहीं मौजूद हैं। कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं। रिटायर्ड शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा, उनके कार्यों को सराहा जाएगा, उनके योगदान पर बात होगी। प्रदेश पार्टी के भी पदाधिकारी हैं और हमारे स्कूली जीवन के, चाहे शिक्षा मंत्री हो या हम हैं, सबको पढ़ाने वाले गुरुवर को भी यहाँ विराजमान किया। आपका वाकई अद्भुत कार्यक्रम है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस मंच पर मौजूद माननीय शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय महेंद्र कपूर जी, प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौड़, प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान हिम्मत सिंह जी जैन, माननीय राकेश गुप्ता जी, प्रदेश महामंत्री, यहाँ सम्मानित हुए सभी शिक्षक वृंद, मैडम पाल भी यहाँ मौजूद है, और सारे के सारे व्यासी से लेकर के एक बार पूरे मंच का अभिनंदन कर दे। मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं। सच में कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्द से ज्यादा मन के भावों से भावना व्यक्त होती है और आनंद आता है। ऐसे कुछ कार्यक्रम में से आज का कार्यक्रम भी राजनीतिक दृष्टि से, सरकार के दायित्व के कारण से कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलता है और कई कार्यक्रमों में अपनी बात भी रखते हैं। लेकिन जहां मैं मन से बात रखूंगा, दिल से बात रखूंगा, ये पक्का वो मंच है जहां हमको अच्छा लग रहा है। अमेरिका के एक में अभी आपकी पुस्तक पढ़ रहा, उसके प्रसंग है। राठौड़ साहब ने जो लिखा है, अमेरिका का जो वर्तमान का स्वरूप दिखाई देता है, इसके प्रारंभ के राष्ट्रपतियों की मूर्ति शिल्प की एक पहाड़ पर बहुत अच्छी 2 पीढ़ी तक मूर्ति बनाने का वहां के कलाकारों ने, अपनी पिताजी के बाद उनके पुत्र ने, 5 पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से लेकर के वाशिंगटन तक सबके लिए उनने प्रतिमा बनाई। और प्रतिमा बनाने के बारे में जो शिल्पकार थे, उनने वास्तव में अद्भुत शिल्प का नमूना, उनका उदाहरण प्रस्तुत हुआ। पत्रकारों ने, कई लोगों ने उनसे उनके
स्वयं के अनुभव पूछे कि आपने स्थापत्य का कितना बड़ा काम किया है। वाकई अद्भुत ऐसे मूर्ति शिल्प जैसे अपने शब्दों से बात करते दिखाई देते हैं। तो शिल्पकारों से बहुत बात करने का प्रयास किया, शिल्पकारों ने विनम्रता से मना कर दिया। फिर जब और पूछा कि वाकई में आपने 2 पीढ़ी तक इतना सुंदर काम किया है, तो ये आपके काम के बारे में आपका आकलन आपके मन में कैसे आया कि ये सब आपने करना चाहिए, ये सब मेहनत कैसे हुई, आपके हाथों में जादू आ गया, परमात्मा का आशीर्वाद आ गया? तो उसने विनम्रता से जो उत्तर दिया वो अपने शिक्षकों पे भी बैठता है। उनने कहा देखो भाई, ये हमने कुछ बड़ा काम नहीं किया, ये परमात्मा का दिया हुआ इतना सुंदर पहाड़ था, उस पहाड़ के अंदर ये प्रतिमा पहले से विद्यमान थी, केवल आवरण हटाने का काम हमारे हाथों से हुआ। मुझे लगता है कि ये सच में सही उदाहरण है। आप सबके लिए आप सबको प्रणाम करता हूं। आपके माध्यम से कई सारे ऐसे प्रस्तर से निकली हुई प्रतिमाएं अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिकाएं अदा कर रही हैं, और वो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो और आनंद है। लेकिन आज नहीं, आदिकाल से भारत की पहचान दुनिया में अगर किसी कारण से है तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की भूमिका के कारण से सदैव सनातन संस्कृति हमको विश्व गौरव का इस मान सम्मान की तरफ भी ले जाती है, और सच्चे अर्थों में मानवता के मूल गुणों को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए अनादिकाल से भारत की अपनी पहचान रहती आई है। कदम कदम पर, हर बार, हर समय, हर युग में जब कभी चुनौती मिली होगी दुनिया के सामने या भारत के सामने भी, हर बार हमारा एक कोई शिक्षक खड़ा हुआ होगा, उसने सारे प्रश्नों के उत्तर अपने शिष्य के माध्यम से दिलाए। ये हमारा गौरवशाली अतीत है हर बार का। हम इसके उदाहरण अगर देखें, हर काल में भगवान श्री राम का काल देखें, त्रेता युग याद करें। त्रेता युग में महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं। 4 पुत्रों के माध्यम से उनकी अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद वो अपने राजमहल की सीमाओं में रह रहे हैं, लेकिन बगल के वन के अंदर तमाम प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं राक्षसों के माध्यम से। मारीच, बाहु, ताड़का, जाने क्या क्या कर रहे हैं। और विश्वामित्र आते हैं और महाराज दशरथ से उनके पुत्र मांगते हैं। ना सेना, महाराज कहते मैं चलूं क्या, सेना दूं क्या? बोले नहीं, कोई जरूरत नहीं, केवल आपके जो सुपुत्र हैं श्री राम और उनके साथ लखनलाल, आप दे दो। और हमने सबने देखा सच्चे अर्थों में उसी दिन पूरी रामायण की भूमिका बन गई थी। भगवान राम श्री राम के मार्ग पे चले, उनके जीवन में पुरुषार्थ, पराक्रम, उनकी अपनी क्षमता, योग्यता से वन के अंदर कई बार हम उनको इस तरह से देखते कि उनको वनवास मिला, तब उनका अपना रूप निकल के आया। सच्चे अर्थों में उनका वो सही दौर तो उनका पहली बार, और देखा ना हमने, ना केवल उनने राक्षसों का अंत कर दिया, बल्कि उस शिक्षक ने उस काल में भी और बड़ा एक अपना निर्णय लिया, और वो निर्णय आज की राजनीतिक दृष्टि से बड़ा चुनौती वाला भी था। विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से तो मांगा था केवल मारी, सुबाहु और ताड़का के लिए, लेकिन इनके अंत के बाद वो तो वास्तव में उनका वचन था कि वापस छोड़ के आएंगे। लेकिन जब ये देखा कि उनके शिष्यों ने, युवा पीढ़ी ने बड़ा काम कर दिया, तो और बड़ी चुनौती, चलो स्वयंवर के लिए, माँ राजा जनक के दरबार का वातावरण। और हम सब देखते हैं वो आनंद के साथ कि माता का वरण हुआ, बड़े बड़े महारथियों के बीच में भगवान राम और लक्ष्मण ने पहचान बनाई, वो अलग बात है। लेकिन एक पंगा भी तो हो गया परशुराम जी के माध्यम से, वो भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन महाराज श्री राम ने उसका भी रास्ता निकाला। ये अपने शिष्य के प्रति गुरु का कॉन्फिडेंस था, और ये विश्वामित्र जी का कॉन्फिडेंस था कि ये सारी चुनौतियों में, जैसे मैंने प्रारंभ में कहानी सुनाई कि हमारे शिष्य को कहां तक ले जाना है, ये शिक्षक ही तय करते, गुरु परंपरा तय करती है। ये हजारों साल पुरानी परंपरा हमारी, ये हर काल में दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण के काल में सांदीपनि जी के माध्यम से दुनिया के अंदर कहां तो कंस को मारने के इतने बड़े पराक्रम के बाद भगवान, और हमारा सौभाग्य एक थोड़ा सा लाभ भी मिल गया मध्य प्रदेश का, इसलिए
कि भले ही कंस को मारा वो उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण बनाने वाली धरती मध्य प्रदेश की है, सांदीपनि जी के माध्यम से। तो ऐसे में हमारे गुरुकुलों का नाम सांदीपनि नहीं होगा तो क्या होगा? ये तो हमारा उत्साह और 4 गुना बढ़ाता है। हाँ, हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भगवान राम ने वनवास काल का भी 11 साल का समय मध्य प्रदेश की धरती पे गुजारा। ये हमारे प्रदेश की धरती तब भी गौरवान्वित हुई या भगवान कृष्ण का काल। हर काल में, हर समय इस धरती के अंदर, यहाँ के इस परिवेश में इसी प्रकार का आनंद का वातावरण रहा है। इसलिए जब मैं यहाँ शिक्षक संघ के कार्यक्रम में आया तो मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। ऐसा ही एक विद्यार्थी भाबरा से निकल करके चंद्रशेखर आजाद बनता है, वो भी आनंद हमारे इस प्रदेश का ही। ऐसे कई सारे विक्रमादित्य से लगाकर राजा भोज तक हर काल, हर युग में हमारे यहाँ के युवाओं ने शिक्षकों के आशीर्वाद से अपनी अपनी भूमिका अदा की। ऐसे में मैं बहुत लंबी बात तो नहीं करूंगा, सच में वो सारी बातें आ गई। और मुझे लगता है विनम्रता के साथ आपने अभिनंदन पत्र में थोड़ा ज्यादा ही जोड़ दिया, मैं थोड़ा कम ही कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो आपका अधिकार है। सरकार के माध्यम से सरकार की व्यवस्थाओं में, सरकार का मतलब सहकार भी है और सहकार परस्पर होता है। हमारे वोटों से चुनी हुई सरकार अगर सब वर्गों का ध्यान नहीं रखे तो सरकार में रहना ही बेकार है, फिर काहे के लिए सरकार में बने। सरकार के माध्यम से उच्चतम लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए, सभी उलझे सुलझे प्रश्नों का समाधान भी निकलना चाहिए और इन सारे निर्णयों से भविष्य में प्रदेश की देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सामर्थ्य भी होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपनी अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी करें। हमको इस बात की प्रसन्नता है, जिन शिक्षकों के मैं सामने बात कर रहा हूं वो सारा वो वर्ग है जिसने कठिनाइयों में से, परेशानियों में से, हर घर से कोई भी बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जा रहा तो उसकी कई सारी चुनौतियां भी होती। उन चुनौतियों में से उस बच्चे की चुनौती का समाधान करते हुए उसकी जितनी आगे बढ़ने की क्षमता, उसको आशीष दे करके ये हमारे शासकीय शिक्षकों के माध्यम से चलने वाले विद्यालयों ने नरेंद्र मोदी भी बनाया, राव उदय प्रताप सिंह जी भी बनाया और हमारे जैसे एक विद्यार्थी का नंबर भी यहाँ तक लगा दिया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सरकारी विद्यालयों के माध्यम से जिस प्रकार का आपने एक तरह से एक विद्यार्थी को अलग अलग प्रकार से गढ़ा है, वाकई वो अद्भुत है। और इसीलिए एक नहीं कई उदाहरण है। वो सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का यही सबसे अच्छा पक्ष। हमारे विद्यालय ऐसे ही समृद्ध भूमिका निभाते रहे और ये तो खास बात है ही। मैं आज के बीच आपसे बात करना चाह रहा हूं तो बहुत सारी बातें हो गई, अब इसलिए दोहराना नहीं चाहता हूं। मेरी अपनी ओर से अब आप बताइए, 22,000 से ज्यादा शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण बहुत सरलता से हो गया और पता भी नहीं चला। ये तो कमाल ही हो गया, कितने अच्छे से हुआ। बड़ा कठिन भी चुनौती का काम था, लेकिन प्रशासनिक स्थानांतरण के मामले में भी हमारी सरकार ने कहा ये रोज का नाटक नहीं चलना चाहिए, शिक्षक को पढ़ाने के लिए विद्यालय में अनुकूल माहौल मिले, इसलिए स्थानांतरण ये पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, आवश्यकता के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है तो कर दो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने इसमें सख्ती रखते हुए नगण्य आधार पर स्थानांतरण वाले मामले में कोशिश की। इतना ही नहीं, आज के दौर में मैं जब शिक्षा मंत्री था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है तब राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर में हमारे मध्य प्रदेश का और देश के अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन हमारे उस व्यवस्था के बलबूते पर देश में शिक्षा नीति लागू करने का भी मौका मिला। तो सबसे पहले शिक्षा नीति लागू हुई है मध्य प्रदेश में। हमें इस बात की प्रसन्नता है उच्च शिक्षा के माध्यम। जब उच्च शिक्षा में शिक्षा नीति लागू हुई, व्यवस्थाएं लागू हुई, तो स्कूल शिक्षा में मुझे थोड़ी कसक रहती थी, अरे ये थोड़ा सा अभी हमारा कमजोर पक्ष। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज ड्रॉप आउट आपने भी 0% किया। सच में आपने स्कूल शिक्षा को बधाई देना चाहता। नई शिक्षा नीति लागू करने में आप 5 अग्रगण्य राज्यों में से
मध्य प्रदेश को उस स्थान तक लिया है। और सब प्रकार की डिजिटल कक्षाएं, नई शिक्षा नीति, कितने प्रकार से स्किल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और अब स्कूलों के लिए भी। मैं अब थोड़ी सी बात राजनीतिक छोटी सी करके छोड़ूंगा। जब हमारी सरकार बनी तो बहुत लोग कह रहे थे कुछ नहीं है, खजाना खाली है, सरकार बनाएगी, आगे कुछ नहीं करने वाले हैं, पैसा ही नहीं देंगे, है ही नहीं, लाएंगे कहां से, कहां क्या कर देंगे। मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने तय किया कि हमारे द्वारा व्यवस्थाओं में भी सुशासन लाएंगे, आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश को सशक्त बनाएंगे और कोई व्यवस्था में कमी नहीं होगी। इसके आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, देश में सबसे कम बेरोजगार दर वाला कोई राज्य हुआ है तो मध्य प्रदेश है। हमारे लिए इस बात की प्रसन्नता है। देश के 3 राज्यों में से, और हमसे जो आगे भी है, उनकी आबादी देखो। त्रिपुरा, जिसकी आबादी 50 लाख से अंदर है, इतना छोटा सा है। ऐसे हमारी आबादी से भी आधी आबादी वाले 2 राज्य, लेकिन मध्य प्रदेश ने इतनी बड़ी आबादी के बाद भी 1 से 1.25% की बेरोजगारी हमारे यहाँ सबसे कम है। इसी प्रकार से 5 उन राज्यों में से जो सर्वाधिक अपना पूंजीगत व्यय करने वाले, जिसके आधार पर आपके सांदीपनि विद्यालय बन रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सांदीपनि विद्यालय बनाने के लिए जो माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी ने कहा है, कहा तो 2 कमरे के लाले पड़ते थे, और क्या भवन बन रहा है। ऐसा आनंद आता सांदीपनि विद्यालय देख करके कि 56 इंच का सीना हो जाता अपने सबका। कितना बढ़िया भवन है जहां सांदीपनि विद्यालय बनता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, पूरे देश के अंदर इतने अच्छे विद्यालय कहीं नहीं है, ये गारंटी से कह सकता हूं, जितने अच्छे आज बन रहे और पर्याप्त धनराशि दे रहे। आने वाले समय में भी अभी 200 और नए भवन इसी सत्र में प्रारंभ होंगे, और धीरे धीरे करके हर एक स्थान पर। अब थोड़ा बड़ा मॉडल है, हमने कहा भैया ये बहुत लंबे चौड़े में एक मत बनाओ, 1 के 2 कर दो, थोड़ा 5 किलोमीटर के दायरे में ले आओ, आपको भी सुविधा, बच्चों को भी सुविधा। ये निर्णय भी हमारी सरकार के माध्यम से किया। ऐसे में कई प्रकार के योगदानों के साथ जब महंगाई भत्ते की बात आई, 1.5 लाख लोगों को लाभ मिला। जब 1.5 लाख लोगों को लाभ मिला तो हाथ में ताली वाली का आनंद तो आ ही जाना चाहिए। जितने प्रकार से हो सकता है, कितना अच्छा लगता है जब मैं भगवान राम की बात करता हूं, भगवान कृष्ण की बात करता हूं, तो सारे त्योहार तो हमारे हैं, इनके क्यों आनंद नहीं आना चाहिए। जब समाज मनाता तो हमारे अपने विभाग और विभाग से जुड़े हुए पूरे परिवेश में आनंद क्यों नहीं आना चाहिए। मुझे इस बात की आनंद आता, आल की पाल की, जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी भी क्या मनाते हो, आनंद आ जाता है। अरे जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे, रामनवमी नहीं मनाएंगे, और जन्माष्टमी रामनवमी कब महत्वपूर्ण हुई, गुरु पूर्णिमा के बिना सब अधेरे थे, इसलिए गुरु पूर्णिमा तो मनना ही चाहिए। और वाइस चांसलर भी कुलगुरु करके उनको भी आपके साथ जोड़ के खड़ा कर दिया। बिना बात के एक जबरदस्ती की एक चुनौती रहती थी, नहीं गुरु मतलब प्राइमरी, मिडिल स्कूल शिक्षा विभाग। अरे भैया ये कहाँ लिखा है, गुरु का मतलब, गुरु की महत्ता तो बहुत विशाल है, उसको छोटा नहीं कर सकते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने कुलगुरु, कुलपतियों का नाम बदलकर देश में ये बड़ा मिसाल बनाया, बड़ा उदाहरण बनाया, सभी वाइस चांसलर कुलगुरु के माध्यम से। और गुरु पूर्णिमा चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो या उच्च शिक्षा विभाग हो, समान रूप से सभी मनाते हैं। ऐसे कई प्रकार के काम हमने किए हैं। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, पिछली बार जब मैंने बोला था कि चतुर्थ समयमान वेतनमान देना चाहिए, और हमने अपना वादा निभाया। इस बात पे हम आपके साथ आनंद में, इस एहसास के साथ कि जहां आपसे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना करते हैं, सरकार के माध्यम से आपके सभी विद्यालयों में सुव्यवस्था स्थापित होती, ऐसे में ये सारी चीजों का ध्यान रखना तो जितना कर दिया है, इसके लिए और जो बचा है वो भी सब करेंगे, ये पक्की बात है, कोई बचने वाला नहीं है। अभी हमारी सरकार को तो 2 ही साल हुए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर छत्रवीर सिंह जी राठौर के लिए आमंत्रित करूंगा कि वो अपने अध्यक्षीय उद्बोधन एवं
आभार प्रदर्शित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री जी, माननीय अखिल भारतीय संगठन मंत्री जी, प्रदेश संगठन मंत्री जी, हमारे